सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 2 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। So let us begin our quick analysis, giving a brief overview about various articles which came in today's newspaper. शुरू करते वक्त हमारे पहले पेज में कनाडा को लेकर खबर है। कैनेडियन वीज़ा इन हैंड, रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियन इलीगली एंटरिंग यूएस सीक असाइलम इन यूके। मतलब जैसे हम जानते हैं लोग कनाडा जा रहे हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, डोंकी रूट से जाते हैं, इलीगली तरीके से एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी उनकी जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियाज क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम कनाडा टू यूएस ऑन फुट हैज़ रीच्ड ऑल टाइम हाई, डेटा रिव्यूड बाय इंडियन एक्सप्रेस। मतलब लोग नए अवसर के चक्कर में, नौकरियों के चक्कर में बहुत ज़्यादा डोंकी रूट्स के माध्यम से, पूरे कागज़ नहीं होते जिनके पास, मैक्सिको कनाडा रूट से यूएस एंटर कर रहे हैं। और यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का डेटा है। अब देखिए 2024 आते आते और 23 में तो रिकॉर्ड तोड़ कनाडा में लोगों ने, अनडॉक्यूमेंटेड लोगों ने, इमिग्रेंट्स ने एंट्री करी थी। तो ये चिंता का विषय है। कई राज्यों में नौकरियों का ना होना, अवसरों का ना होना, बच्चों को या यंगस्टर्स को, इवन मैरिड कपल्स को चिंता में डाल देता है कि जीवन शायद वहाँ विदेशों में अच्छा है, इसलिए माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जो इवेंट्स हुए थे और सुप्रीम कोर्ट का 75th ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी सेलिब्रेट हुआ था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये कहा कि कोर्ट्स को रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और जो आज की तारीख में गरीब लोगों के मन में डर सा बैठ गया है कोर्ट्स जाने के लिए, वो हमें बदलना पड़ेगा। एड्रेसिंग द वैलेडिक्टरी इवेंट ऑफ 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का भी आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस था, मुर्मू ऑल्सो सेड दैट डिलेज इन डिसाइडिंग हीनियस क्राइम्स केसेज एज रेप forces the common man to think that the judicial process lacks sensitivity. This comes a day after Prime Minister Narendra Modi, speaking at inaugural session of the conference, called for quick disposal of cases and crimes against women. यही है, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए समय रहते। जो हीनियस क्राइम्स हैं वो कोर्ट्स में डील करे जाने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर अदर आर्टिकल्स, लद्दाख को लेकर ये वाली खबर थी। कार्गो ड्रोन्स टू रोबोटिक म्यूल्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज फोकस बिफोर विंटर एट एलएसी। अब जैसे जैसे विंटर इज़ कमिंग है लद्दाख में विंटर आने के बाद बहुत कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है ठंड के कारण, स्नो के कारण। तो अब प्रयास करा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेना को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जा सकें, जैसे कार्गो ड्रोन्स हैं, रोबोटिक म्यूल्स हैं। इन तकनीकों के माध्यम से हम सप्लाईज़ को मेंटेन कर पाएंगे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी। इसी को एक ओवरव्यू दिया है इस आर्टिकल में। मूविंग फॉरवर्ड, लेस्ट वी फॉरगेट डिले इन प्रेसिंग चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड ऑफ Delhi 1984 speaks of a long injustice, many complexities, several abdications. The 1984 anti-Sikh violence remains one of the darkest episodes in independent India's history. According to official record, more than 2,700 people were killed in capital alone. Civil society groups maintain its conservative estimate in the bloodletting that erupted in the aftermath of the assassination of Prime Minister Indira Gandhi. तो बेसिकली 1984 के दंगों को लेकर है, होम्स ऑफ बर्न तमाम घटनाएं हुई थी। The conviction of Congress leader Sajjan Kumar in 2018 brought a rare moment of closure. However, other than the Kumar, very few people have been punished. जिन लोग पर आरोप लगाया गया था दंगे भड़काने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, उन लोग पे ट्रायल्स की बात हो रही है यहाँ पे। However, other than the Kumar, very few people have been punished. Now, on Friday last week, Delhi High Court has ordered the CBI to frame charges against another high-profile Congress leader, Jagdish Tytler, in a case in which 3 people were killed and Pul Banksh Gurdwara in Delhi was torched.
जगदीश टाइटलर हैं, वो कांग्रेस के दिग्गज और पुराने नेता रहे हैं, जो कि कोर्ट के चक्कर बहुत दिनों से काट भी रहे हैं, सालों से काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्ली चार्जेस फ्रेम करिए आप इनके ऊपर, जो इन पर आरोप जो लगाए हुए थे उनको उसके संबंध में। Immediately after the terrible mass violence, fingers were pointed at Tytler, among the others. Then in 2005, GT Nanavati Commission, set up by Atal Bihari Vajpayee, led NDA government to probe the killings, referred to eyewitness accounts that Tytler led the mob at Pul Banksh Gurdwara. तो जो GT नानावटी कमीशन स्थापित करी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, उसमें जो फाइंडिंग्स हुई थी उन फाइंडिंग्स में ये कहा गया था कि हाँ, टाइटलर जी ने भड़काया था मॉब को और अटैक करने के लिए। तो उसी को लेके है, इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ जो डिले होता है ना ये चार्जेस फाइल करने में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में, बहुत ही गलत चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर में। दैट इन्वेस्टिगेशन वाज क्वेश्चन फॉर इट्स फेलियर टू एग्जामिन ऑल आई विटनेसेस एंड अ दिल्ली सेशन कोर्ट ऑर्डर्ड दैट एजेंसी टू प्रूव द मैटर अगेन, ओनली फॉर टाइटलर टू बी गिवन अ क्लीन चिट ट्वाइस। टाइटलर को दो बार क्लीन चिट दे दी गई थी इन 2009 एंड 14, बोथ दो बार सबूत ना होने के कारण, आई विटनेस ना होने के कारण तो उनको छोड़ दिया गया था। सज्जन कुमार को 2018 में लाइफ सेंटेंस दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, और देखते हैं अब क्या रहता है। मेन जो हम इसमें जानना चाहते एज एन एस्पिरेंट, आप क्या जानने का प्रयास करेंगे कि डिलेड जस्टिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर दिस जुडिशियल इकोसिस्टम, है ना। हमको क्या ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है टाइमली चार्जेस प्रेस, सबसे पहले टाइमली एफआईआर लिखी जाए कोई भी इंसिडेंट में। तभी बार बार कोर्ट और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एफआईआर वगैरह, ई एफआईआर करवा दी हमने, अगर कोई लिख नहीं रहा तो आप ई एफआईआर फाइल कर दीजिए। पहले टाइमली एफआईआर हो, उसके बाद टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो, टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद टाइमली चार्जेस फ्रेम करे जाएं पुलिस के द्वारा कि हाँ सर ये व्यक्ति पे ये चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, बेगुनाह है क्या नहीं, वो कोर्ट तय करेगा। और उसके बाद टाइमली ट्रायल हो। दिस शुड बी द पार्ट ऑफ ए हेल्दी जुडिशरी, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट्स निकालना है आर्टिकल से। हम जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं हमको ये भी तो जानना है कि आर्टिकल से हमारे पर्पज से क्या निकल के आ रहा है। ऑल्दो द इंसिडेंट इज़ वेरी सैड, बट वी हैव टू स्टिक टू द सिलेबस एज वेल, ठीक है। और ये जीडीपी को लेकर आर्टिकल है। The Indian economy grew at 5-quarter low to 6.7% in the first quarter. असल में ये आर्टिकल बताने का प्रयास कर रहा है कैसे 2023 में हमारी जो जीडीपी प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्शन वो था 8.2% के स्तर पे, 8.2%। मगर जो अभी रिसेंट डेटा आया है उस डेटा में ये बताया जा रहा है कि 25 तक 6.1%, 6.7% की हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, जो कि आरबीआई ने प्रोजेक्ट करी थी। आरबीआई ने कि कम से कम अगर हुई भी, कम से कम होते होते तो आपकी 7.1% होगी, मतलब एक ये उम्मीद थी। मगर इससे भी लोएस्ट जा रहे हैं हम 6.7% पे, जो कि हमको 2025 के स्टार्टिंग ईयर तक देखने को मिलेगा, फर्स्ट क्वार्टर तक। ये जीडीपी के लिए चिंता का विषय है, जो डिक्लाइनिंग जीडीपी ग्रोथ रेट है, डिपेंडिंग ऑन दी एग्रीकल्चरल कॉम्प्लिकेशंस, डिक्लाइन ऑफ सर्विस सेक्टर, डिक्लाइन ऑफ कंजम्पशन डिमांड्स, डिक्लाइन ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, डिक्लाइन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बहुत कारण हैं इसके। इसके बारे में मैंने कल की और कल के पहले की वीडियो में, मतलब सैटरडे की वीडियो में पूरा बात करी हुई है, आप देख सकते हैं जाके। बहुत कारण है जीडीपी के डिक्लाइन होने के, मैं बता चुका हूँ उसमें। ये और आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। सब्सिडीज फ्रीबीज इसको लेके है, एग्रीकल्चर। एक्सप्लेन पेज पे आज हमारे सामने आर्टिकल है, हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेंटर्ड राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड इन प्रेजेंट पीएमएलए केसेस।
जैसे कि हम जानते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA वाले केसेस में बहुत ही ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं और सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है कि बेल पे, भले ही किसी पे आपने अरेस्ट कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मगर जो सिर्फ इसी आधार पे बंदे को जेल में रखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका कड़ा विरोध करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास किसी के लिए भी ठोस सबूत नहीं है तो आप ऐसे जेल भरो अभियान नहीं चला सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने और किसी को नहीं, हमारे देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों को कहा है, ED CBI को, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में और कई विभिन्न मुद्दों पर अगर हम सिर्फ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की बात करें तो कविता, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल इत्यादि बहुत लोगों को लगातार हिरासत में रखा जा रहा है। उनका जो टेन्योर है जेल में रखने का, उसे बार बार बढ़ा दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, एविडेंस को टैंपर करने के नाम पे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, अगर आपके पास सबूत हैं तो आप कोर्ट के पास आइए, कोर्ट आपको पूरा हेल्प करेगा, और अगर नहीं है तो प्लीज़ इनको आप बाहर आने दीजिए। आप किसी को भी लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते हैं ऐसे। In Vijay Mandalal Chaudhary versus Union of India, a three-judge bench led by Justice A.M. Khanwalekar upheld the challenged PML provisions, including the restrictive bail conditions and the wide powers of investigation and arrests granted to ED। जैसे कि 2022 का बहुत बढ़िया केस था विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसमें से ये मतलब कहते हैं ना, शुरुआत होना शुरू हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल वगैरह देना PMLA से केस में भी आसान कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर केस में ये निकल के आ रहा था कि ED प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रही है, सब इसे डॉक्यूमेंट्स चार्जेस वगैरह फ्रेम नहीं कर पा रही, इस वजह से बंदे को जेल में रखा जा रहा है। ऑन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सेक्शन 19 of PMLA गिव्स ED द पावर ऑफ अरेस्ट इफ मटेरियल इट पोजेसेस गिव्स इट रीजन टू बिलीव एन इंडिविजुअल इज गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब सेक्शन 19 में क्या दे रखा है कि अगर ED को लगता है कि नहीं बंदा कर रहा है, उस पर जो सोर्सेज उससे आए हैं, सबूत हैं उनके पास, उस आधार पर बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, अपनी बाद में वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। द accused must be informed of the grounds of arrest as soon as may be। मगर इसमें कारण ये, इसमें वो भी है कि कंडीशन, आपको जो अक्यूज है उसे तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस कारण से आपको अरेस्ट करा जा रहा है, जो कि बहुत केसेस में नहीं बताया जाता है। और कोर्ट हेल्डर ED इज नॉट बाउंड टू सप्लाई द अक्यूज विद अ कॉपी ऑफ इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये असल में ECIR कहते हैं, एंड इज ओनली बाउंड टू इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अब ED क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है वो पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये इतना इतना ही बताना काफ़ी रहेगा कि क्यों अरेस्ट करा है। ठीक है ना। जो कि एक अधिकार है व्यक्ति का जानना। सुप्रीम कोर्ट डिटेल्ड द इशू इन पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट फाउंड दैट द ग्राउंड्स वर इन्फॉर्म्ड ओरली इन सम केसेस एंड इनडायरेक्टली इन अदर्स। ये इरेगुलरिटीज निकल के आ रही थी, कुछ केसेस में ओरली बताया जा रहा था कि भैया हमने आपको अरेस्ट कर लिया, रिटर्न में दिया ही नहीं है, बहुत ही चालाकी से कि कोर्ट में कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। कुछ में लेटर में दे दिया, तो ऐसे वेरिएशन होना चाहिए। अगर एक प्रोसीजर होता है, एक नियम होता है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। द कोर्ट सेड एन अक्यूज हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अंडर आर्टिकल 20 on bail for trial। Section 436A of the Code of Criminal CRPC says that if person has been detained up to half of the maximum period of imprisonment for that offence while the trial or investigation is underway, they shall be released on bail। अच्छा, ये CRPC में भी है, कह रखा 436A में, जो कि CRPC अब नहीं लागू है, अब BNSS आ गई उसकी रिप्लेसमेंट में। तो CRPC में ये सेक्शन 436A में, जो कि जो पुराने केस रजिस्टर्ड हैं वो CRPC पे ही चलेंगे, तो CRPC की बात हो रही है। 436A में CRPC में ये प्रावधान दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है, जेल में रहते रहते जब तक ट्रायल चल रहा है, अगर वो उस जुर्म की जो सज़ा है, उस जुर्म की जो भी सज़ा है, अगर उस सज़ा के अप टू हाफ ये मैक्सिमम समय वो जेल में काट चुका है, मतलब अगर मान लीजिए सज़ा जो है वो 10 साल की है, मगर अगर वो ट्रायल में ही 5 साल की सज़ा काट चुका है, असम्पशन मान लीजिए, तो उसको बेल देना पड़ेगा आपको। मतलब इतना समय लग रहा है बिना कोई चार्जेस के आप उसे जेल में रखे हुए हैं। ट्रायल चल रहा है, बंदा जेल में भी है। इन विजय मदन लाल द बेंच सेड दैट दिस वुड अप्लाई टू PMLA एज वेल।
और विजय बदलान केस में ये कहा गया था कि भैया ये तो इसमें भी अप्लाई होता है, पीएमएलए जैसे हीनियस क्राइम में भी ये अप्लाई होता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में भी। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बातें लिखी हुई हैं, टेक्निकलिटी समझ जाइएगा, से समझने का प्रयास करिएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, है ना। ऑन कन्फेशन ईडी ऑफिसर, अगर कोई कन्फेस करता है तो सेक्शन 50 में दे रखा है पीएमएलए में, ईडी टू समन एनी पर्सन एंड रिक्वायर देम टू मेक स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन विजय बदन लाल द कोर्ट हेल्ड दैट दिस did not violate the right against self-incrimination under Article 20/3 of the Constitution. Under Section 25 of the Evidence Act 1872, बदनलाल केस में ये कहा गया था कि अगर कोई ईडी के सामने कन्फेस कर रहा है, then it will not violate the right against self-incrimination under Article 20/3 of the Constitution. In Prem Prakash's Union of India, the bench comprising Justice Gavai and Vishwanathan dealt with a case where an accused admitted guilt while in judicial custody. Justice Vishwanathan reasoned that a person in custody is not a person who can be considered as one operating with a free mind. तो उसने कस्टडी के दौरान ये मान लिया था भैया हमसे गलती हुई, हमने करा था ये काम, मगर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा था कि भैया जो बंदा कस्टडी में है, हम ये नहीं मान सकते कि वो फ्री माइंड से ये बोल रहा है। हम तो ये बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे कि कस्टडी के टाइम पे उसमें इंटेरोगेशन की जा रही है, इंटेरोगेशन कैसे करी जा रही है, टॉर्चर करा जा रहा है, उसे उसे डराया जा रहा है, उसे उसे परेशान करा जा रहा है, उसे डिप्रेशन में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, जो भी करा जा रहा है, बेसिकली ही इज़ नॉट इन अ फ्री माइंड। तो ऐसे समय पे कन्फेशन भी हम नहीं मानेंगे। वो एक कंपेल्ड टेस्टिमनी है, मतलब उसको ये सब कहने के लिए बोला गया है कि आप बोलिए, आप यहाँ साइन करिए। तो ये फ्री माइंड नहीं है, एक कंपेल्ड टेस्टिमनी है, ज़बरदस्ती टेस्टिमनी कराई गई है। तो ये बहुत बढ़िया है, पीएमएलए ऐसे सीरियस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया प्रेसिडेंट तय करा है बेल का, जो कि अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं है कि हर किसी को देते फिरता है, प्रॉपर केस को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है। ये और आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, आयुष मिनिस्ट्री को लेकर आर्टिकल 370, रूल 370 को लेकर है, 170 को लेकर है सॉरी। और नामीबिया में हाथियों को मारने का प्रयास, मारने की बात चल रही है मीट के लिए। Namibia plans to cull hundreds of its most majestic wild animals, including dozens of elephants and hippopotamus, to provide meat for 1.4 billion people. भूखमरी की स्थिति वहाँ पे आ चुकी है, भूखमरी। Nearly half the southern African nation population who are reeling under the worst drought in a century. A total of 723 animals, including 30 hippopotamus, 60 buffaloes, 50 impalas, and 100 blue wild beasts, 300 zebras are on the kill list. मतलब मारना है इन्हें। This exercise is necessary and is in line with the constitutional mandate where our natural resources are used for benefit of Namibian citizens. ऐसा उनका मंत्रालय कह रहा है कि भाई हमारे तो कानूनों में लिखा हुआ है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश हित में है। इसमें एक टर्म निकल के आ रहा है कलिंग, कल करना। ये आप लोग बताइएगा व्हाट इज़ कलिंग। मैं अगर हिंट दूँ तो कलिंग होता है लीगली किसी जानवर को मारना। कलिंग लीगली मतलब मारना, उसे मारना कहेंगे नहीं, उसे कलिंग कहेंगे, किलिंग नहीं कलिंग कहेंगे। ड्रॉट वहाँ पे चल रही है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, लंबे समय से लोग परेशान हो गए हैं। ड्रॉट बिगेन इन बोट्सवाना इन अक्टूबर 23, स्प्रेड इंटेंसिफाइड अक्रॉस अंगोला, ज़मीबिया, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। एल नीनो की वजह से कह रहे हैं, जो कि वहाँ पे समस्या बनी रहती ही है, मगर फ़िलहाल इस समय बहुत बुरी खाने की स्थिति हो चुकी है वहाँ पे, इसलिए ये प्रयास करा जा रहा है। Food availability is usually low in Namibia from July to September, and the situation has been made worse by the drought. Staple crops as maize have dried up. Large number of livestock have died. पशु पक्षी भी मर रहे हैं, बड़ी बड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं कृषि इरिगेशन ना होने के कारण। ये चिंता का विषय है। How would the culling of wild animals help? The country has significant number of elephant wild animals, including 24,000 elephants, one of the largest population in the world. The Ministry of Environment and Forest statement said it also hopes that culling of some animals would reduce the effect of drought on wildlife. अब उनका ये भी कहना कि इतने सारे जानवर हैं, उनको भी तो पानी पीना है, उन्हें भी तो खाना खाना है, इससे वो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ का जो प्रेशर है उसे भी कम कर देंगे, हालांकि बेवकूफ़ी है। It would help in managing the current grazing pressure and water availability. In some parks and communal areas where we feel numbers exceed available grazing
अवेलेबल ग्रेजिंग एंड वाटर। तो देखेंगे ये लोग अपने से जो भी कैलकुलेशन करेंगे कैसे क्या करा जाए, मगर फ़िलहाल ये हम मजबूरी भी कह सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जब इतनी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस है, खाने के और स्रोत भी पॉसिबल हैं, फूड एड्स हैं, प्रोवाइड कराई जा सकती हैं नामीबिया को, ना कि हम वाइल्ड लाइफ को इसी बहाने ख़त्म करें। हालांकि दूसरा एस्पेक्ट जो उनकी तरफ से भी है, नामीबियंस की तरफ से जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये भी है कि भैया ड्रॉट में तो जानवरों के पास भी आ, खाना खाने के लिए पानी पीने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनकी कम्युनिटी पर भी तो प्रेशर पड़ेगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने लिए भी कुछ भोजन का इंतजाम कर लेंगे और जानवरों पर प्रेशर भी कम कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। फ़िलहाल कृषि वगैरह नामीबिया में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस ड्रॉट के चलते। बड़ी बड़ी फसलें मेज़ की बर्बाद हो चुकी हैं, पानी ना होने के कारण भी समस्या हो रही हैं। जिम्मेदार कहीं ना कहीं इसमें एल नीनो इवेंट भी है। देखते हैं क्या रहता है। बाकी ये वाला आर्टिकल है डी हाइपी हाइपनेटिंग राइस स्वीट, ये आप अध्ययन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मगर मैं इसको सिर्फ बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा। मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, टोटली डिपेंडेंट कभी मत होइए किसी के ऊपर, तभी आपके माइंड में एक ओवरव्यू डेवलप हो पाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग। Policy implications: an average South Indian today take wheat in some form at least in one meal a day. Rice has not caught up on the north like wheat has in the south. साउथ हम जानते हैं, साउथर्न स्टेट्स पे बहुत कंजम्पशन होता है राइस का। इंडिया हैज़ 1500 ओल्ड आर एफ एम्स प्रोसेसिंग anywhere from 50 to 500 tons of wheat a day into maida, suji, rava, bran, and germ. These are bigger than the stone chuckies that grind between 550 to 300 kgs of wheat per hour. Giving a scenario of rising consumption and production challenges, one can well imagine India turning into an importer of wheat. हमारे देश में कंजम्पशन भी तो बढ़ रहा है पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ। That is inevitable in the short term. For the long term, the government needs to focus on boosting per acre yields. गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। इम्पोर्ट वगैरह तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, आप कुछ समय के लिए मार्केट में सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं इंपोर्ट्स करा के, मगर लॉन्ग टर्म में आपको प्रयास करने पड़ेंगे धरातल पे, जो कि है हाई यील्डिंग पर एकर यील्ड्स, ब्रीडिंग क्लाइमेट स्मार्ट वैराइटीज़ के सीड्स वगैरह हम यूज़ करें अपने एग्रीकल्चर में, जो कि कैसी भी मौसम की मार को झेल के अपना काम कर सकें। और rice faces the opposite problem where domestic consumption is not keeping pace with the production. The government should immediately lift the ban on exports of wheat, non-basmati rice, 20% duty on parboiled non-basmati, and the $950 per ton floor price in basmati shipments. तो ये भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स भी अलाउ करने चाहिए राइस को लेके। अब ये सब क्यों है ये आप बताएंगे इस आर्टिकल को पढ़ के कि क्या है मैटर यहाँ पे। देखिए, हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है, हमको एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है खुद से। बाकी आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।